तो आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं साइंस पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड 2027 के लिए तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ग्रेविटेशन। टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, तो कई बच्चों को ऐसा डाउट होता है कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन एक ही है कि अलग अलग है। बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है। तो पहले इसको डायग्राम के मदद से समझो। यहां पे दो डायग्राम दिख रहे होंगे। एक डायग्राम में आप देख रहे हो कि एप्पल जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, यहां पे एप्पल क्या हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। मतलब इसको अर्थ जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, अर्थ क्या कर रहा होगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो जब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करे, ठीक है, अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट, अर्थ जब किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, तो इस फोर्स को, इस अट्रैक्शन वाली फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी क्लियर हो गया। फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ इट्स कॉल्ड ग्रेविटी। फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ इट्स कॉल्ड ग्रेविटी। ठीक है, अच्छा फिर सेकंड आता है कि ग्रेविटेशन क्या होता है। तो ग्रेविटेशन देखो, यहां पे आप देख रहे हो कि ये अर्थ है, ये क्या है, ये अर्थ है। और अर्थ क्या कर रहा है, इस मून को अपनी तरफ खींचने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अर्थ का मास, जैसे मान लो इसका मास है कैपिटल एम, इसका मास है स्मॉल एम। ठीक है, अर्थ का मास जो है वो ज्यादा है और मून का मास जो है वो कम है। तो अर्थ क्या करता है, मून को खींचने का ट्राई करता है, बदले में मून भी उसको अपनी तरफ खींचने का कोशिश करता है। तो ये दोनों एक दूसरे को खींचने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो जब दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, M1 एंड M2, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचने का ट्राई करें तो इस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, कहने का मतलब है कि इस पूरे यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचने का ट्राई करते हैं, तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। और जब अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी। क्लियर हो गया। ये तो हमने आपको डायग्राम की मदद से समझाया। अभी आप देखो, मैं आपको इसके बीच के कई सारे डिफरेंस बताता हूं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग ग्रेविटी। ठीक है, यहां पे लिखते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। देखो, सबसे पहले डेफिनेशन क्या बोलता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ इट्स कॉल्ड ग्रेविटी। जब अर्थ खींचेगा किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटी। अच्छा, ग्रेविटेशन का डेफिनेशन क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ठीक है, मतलब कि यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचने का ट्राई करेगा, ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशन। क्या बोलेंगे, ऐसे फोर्स को ग्रेविटेशन। ठीक है, सेकेंड, ग्रेविटी को हम लोग हमेशा स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। स्मॉल जी से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा ग्रेविटेशन को कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। हो गया। अच्छा, इनमें और क्या डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस है, जी की जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
जबकि वैल्यू ऑफ कैपिटल जी क्या होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। ठीक है, ये कैपिटल जी का वैल्यू होता है। अच्छा, और क्या बता सकते हैं इनमें, और क्या डिफरेंस है? और इनमें डिफरेंस है, इन दोनों का यूनिट अलग है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशन का यूनिट क्या होता है, ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। ठीक है, तो आपने देखा कि इनमें काफी सारे डिफरेंसेस हैं जो हमने आपको लिख के बताया। ठीक है, एक जो हमने आपको डायग्राम में बताया था, दोनों को आप देख करके समझ सकते हो कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन जो है वो दोनों अलग अलग बातें हैं, एक नहीं है। तो आज से आप लोग इसको कभी एक मत समझिएगा, ये दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट क्वांटिटीज है, एक स्केलर है एक वेक्टर है। ठीक है, सब कुछ डिफरेंस है इसमें। क्लियर हो गया? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अच्छा देखो, सर्कुलर मोशन तो ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, डेफिनेशन लिखा है कि अ फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल एंड इट्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगा तो उसके सेंटर के तरफ से एक फोर्स लगेगा, उसके सेंटर के तरफ से क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। देखिए सेंटर यहाँ पे है ना, तो उसके सेंटर के तरफ से क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये जो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है जब ऑब्जेक्ट सर्कल में रोटेट करेगा तो उसके टूवर्ड द सेंटर, क्या बोला, इस लाइन को देखो, इस वर्ड्स को देखो, टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल एक फोर्स लगेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अच्छा देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक बात और बताओ आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स ये कोई नया फोर्स नहीं है। इसको थोड़ा सा आप और समझ लो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या, तो देखते जाओ। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल, ठीक है, इसको हम लोग सेंटर सीकिंग भी बोलते हैं, जिसका एक सीधा सा मतलब होता है टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, मतलब कि जो सेंटर के तरफ हो, जो सेंटर के तरफ हो उसको बोलते हैं टूवर्ड्स द सेंटर, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। जैसे एग्जांपल देखो, अभी आपको एक एग्जांपल दिखाया था पीछे कि जैसे मान लो ये सन है, ठीक है, और ये अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, अच्छा बात बताओ, देखो सन क्या करेगा, सन अर्थ को अपनी तरफ खींचने का ट्राई करेगा, सन क्या करेगा, अर्थ को अपनी तरफ खींचने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स है उसको हमने नाम दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम दिया था उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमने उसको नाम दिया था। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे इसको तो ये किस डायरेक्शन में है, तो आप इस फोर्स का जो डायरेक्शन बताओगे वो बताओगे टूवर्ड्स द सेंटर। रेड से लिखता हूं इसको मैं, आप बताओगे टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अच्छा एक एग्जांपल और देखो, यहां पे एक एग्जांपल और देखो। सपोज करो एक रस्सी है, जिस रस्सी में मैंने एक पत्थर को बांधा है और मैं इसको ऐसे सर्कल में से रोटेट करवा रहा हूं। ठीक है, अब आप कहोगे कि रस्सी के अंदर एक फोर्स होता है, इसको टेंशन बोलते हैं, जो कि अपने तरफ खींचता है। रस्सी का काम क्या होता है, किसी भी चीज को अपने तरफ खींचना। ठीक है, रस्सी से हम लोग कभी किसी को धक्का नहीं देते हैं, कुएं में कोई गिरा होता है तो खींचने के लिए रस्सी का यूज करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि इसको धक्का देना, रस्सी लाओ इसको धक्का देते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। मतलब रस्सी क्या करता है, अपने तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचता है, और इसके खींचने का फोर्स हम लोग बोलते हैं टेंशन। इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा लेकिन अगर आप इसका डायरेक्शन देखो, इस फोर्स का, रस्सी का जो फोर्स है, जो टेंशन है, इसका डायरेक्शन कहां पे है, तो आप बोलोगे टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर। क्लियर हो गया? अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर, रस्सी टूवर्ड्स द सेंटर। एक और एग्जांपल आपको देखो, सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन इसको बीच में से अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन है ये भी कैसा होता है,
इसका डायरेक्शन बताओ, तो आप बोलोगे टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो आपने डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस को देखा, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस को, बट इनका डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स द सेंटर, इनका डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स द सेंटर। तो हमने देखा कि कई ऐसी फोर्सेस होती हैं जिनका डायरेक्शन होता है टूवर्ड्स द सेंटर, बस इन्हीं सारे फोर्सेस को हमने एक नाम दे दिया सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। इसी टेंशन वाली फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। जहां भी डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर दिखे, जहां भी डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर दिखे, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला होता है mv²/r, क्या होता है, mv²/r। क्लियर हो गया, आपके बुक में इतना है नहीं वैसे, बट आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है वो डेफिनेशन आप पढ़ लेंगे। सेंट्रीपिटल क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता है, जो भी फोर्स सेंटर की तरफ दिखती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केपलर्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ में हम लोग एक चीज को देखते हैं, पहले उसका थोड़ा एक बेसिक देख लेते हैं, ठीक है, कि केपलर्स लॉ क्या होता है। केपलर्स लॉ क्या होता है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं ना, कुछ बेसिक देखते हैं। बेसिक क्या है इसमें कि इलिप्स की बातें हमको करनी है कि इलिप्स क्या होता है, क्योंकि जो केपलर्स ने बताया था कि जितने भी ऑब्जेक्ट है सब मतलब जितने भी प्लेनेट है इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। तो पहले इलिप्स क्या है आपके बुक में दिया हुआ है, डू यू नो में दिया हुआ है, ठीक है। एक डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, एक डायग्राम हमने लिया है, सॉरी बनाया नहीं है, ये हमने लिया है, ठीक है। तो जैसे ये है ना, ये एक कोन है, ये क्या है, ये एक कोन है, ठीक है, ये एक कोन है, बराबर। अब ये जो कोन है ना, ये एक कोन है, ठीक है। इसको एक प्लेन से, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये देखिए, इसको मैं रेड से दिखाता हूँ, ये जो दिख रहा है जो कट कर रहा है, ठीक है, ये एक प्लेन है। जब आप किसी प्लेन से किसी कोन को थोड़ा इंक्लाइन में कट करोगे ना, तो यहाँ पे देखो इंटरनली, जो कि येलो से ही बना हुआ है, देखो यहाँ पे एक शेप दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक शेप दिख रहा है। इसी शेप को हम लोग बोलते हैं इलिप्स। इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, इलिप्स। क्लियर हो गया, इलिप्स क्या होता है। इलिप्स एक ऐसा शेप है जब किसी कोन को किसी प्लेन से किसी एंगल पे कट करते हैं, तो जो शेप हमको मिलता है, इसी शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, इलिप्स में देखो क्या बातें हैं, सपोज करो ये इलिप्स है, ठीक है, ये क्या है, ये इलिप्स है, और ये जो है ये सर्कल है ना। अब ये इलिप्स में, जैसे सर्कल में क्या होता है, इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, सर्कल में इसको क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। अगर मैंने यहां से y एक्सिस लिया और यहां से मैंने x एक्सिस लिया, ठीक है, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, बराबर। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, इसको पूरे को क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। अब सेम कहानी यहाँ पे करते हैं, ये रहा y एक्सिस, ये रहा हमारा x एक्सिस, ठीक है, ये मेरा y एक्सिस और ये रहा मेरा x एक्सिस, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो हमारा सेंटर हो गया। बट यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, इसके ये जो लाइन है, इसके डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक फोकस। इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, फोकस। यहाँ पे इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, फोकस, ठीक है। दो फोकस हो गए, दोनों फोकस को साथ में बोलेंगे फोकाई, क्या बोलेंगे, फोकाई, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं फोकाई, बराबर। ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। देखो ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। इसको भी हम लोग सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। यहां से ये पूरा डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, आधे को क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। उसी तरीके से इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस और हाफ को क्या बोलेंगे, सेमी माइनर एक्सिस। क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट से कुछ इलिप्स के, किसके पॉइंट से, इलिप्स के। इलिप्स में कितने फोकस होते हैं, दो होते हैं,
ठीक है, कितने फोकस होते हैं? 2। ये बात हमको पता होनी चाहिए अगर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केपलर्स लॉ। अगर आप केपलर्स लॉ को पढ़ रहे हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आया इलिप्स क्या होता है, कैसे बनता है? ठीक है, इलिप्स में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, ये पूरा क्लियर होना चाहिए। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ, पहले लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ पीरियड। नहीं नहीं, लॉ ऑफ पीरियड नहीं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, अच्छा, लॉ ऑफ ऑर्बिट हमको क्या बताता है कि सपोज करो ये इलिप्स है, ठीक है, यहां पे एक फोकस था, यहां पे एक फोकस था, दोनों में से किसी एक फोकस पे हम लोग सन को कंसीडर करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे सन ले लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया? सन ले लिया। तो अर्थ जो है वो जब रोटेट करेगा, अर्थ क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो कौन से ऑर्बिट में रोटेट करेगा? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। अर्थ का जो रास्ता है, ठीक है, अर्थ कैसे, कौन से रास्ते पे चलेगा? इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक है, यही इसका फर्स्ट लॉ, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब क्या होता है? ऑर्बिट मतलब रास्ता। ठीक है, तो केपलर्स ने बोला कि पहले लोगों को ऐसा लगता था कि जो अर्थ है वो सर्कल में रोटेट कर रहा है, ठीक है, बट केपलर्स ने बोला नहीं, सर्कल में नहीं रोटेट कर रहा है, अर्थ का जो रास्ता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में है, वो कुछ इलिप्स में घूम रहा है, ठीक है, जो कि सर्कल नहीं है, इलिप्स है, थोड़ा उससे डिफरेंट होता है। ठीक है, ये इसने अपने फर्स्ट लॉ में बताया था। ठीक है, अच्छा, सेकेंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ इक्वल एरिया। क्या है? लॉ ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, सेकेंड लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ इक्वल एरिया। सेकेंड लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ इक्वल एरिया। इसमें इसने क्या बताया? इक्वल एरिया से आप मतलब समझ रहे हो कि इक्वल की कुछ बात चल रही है। केपलर्स ने बोला कि सपोज करो ये अर्थ है, सॉरी ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये हमारा सन है, ठीक है, और ये अर्थ है। अर्थ चलते चलते यहां तक आ गया, ठीक है। अगर हम अर्थ के सेंटर से और सन के सेंटर में एक लाइन ज्वाइनिंग करें, क्या ज्वाइन करें? लाइन ज्वाइनिंग करें, तो यहां पे जो एरिया इसने कवर किया, मान लो ये एरिया उसने कवर किया 1 घंटे में, ठीक है, 1 आवर्स में उसने एरिया कवर किया, ठीक है। तो नेक्स्ट 1 आवर में, नेक्स्ट 1 आवर में भी वो क्या करेगा? वो सेम अमाउंट ऑफ एरिया ही कवर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट 1 घंटे में वो कितना एरिया कवर करेगा? सेम अमाउंट ऑफ एरिया कवर करेगा। उसके अगले 1 घंटे में वो उतना ही एरिया कवर करेगा। मतलब कि सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये बोला था केपलर्स ने। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन सिर्फ एक पॉइंट पे होता है, वो कंफ्यूजन यहां पे होता है कि सपोज करो अगर ये हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अगर सन मान, अर्थ मान लो यहां पे है, ठीक है, यहां से वो कुछ ये दूरी उसने ट्रेवल कर ली। अब हम लोग इसके सेंटर से हम लोग यहां से लाइन ज्वाइनिंग करेंगे, ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे ये एरिया जो है ये कवर हो रहा है, ये एरिया जो है ये कवर हो रहा है, ठीक है। अब इतना ही एरिया ट्रेवल करने के लिए यहाँ पे ये क्या करेगा? ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, यहाँ पे ये एरिया ज्यादा दिखेगा, ठीक है। तो कभी कभी स्टूडेंट्स को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि सर ये वाला एरिया ज्यादा है, ये डिस्टेंस देखो ज्यादा है ना, ये डिस्टेंस ज्यादा लगता है, और यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है वो कम लगता है। क्लियर है? कभी कभी ये डिस्टेंस ज्यादा लगता है, ये डिस्टेंस कम लगता है, लेकिन बात यहाँ पे डिस्टेंस की है ही नहीं। उसने अपने लॉ में बोला कि सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसने बोला कि सन जो है वो इक्वल एरिया कवर करेगा, ठीक है, इक्वल एरिया, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा था। क्लियर हो गया? तो ये है सेकंड लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ,
जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड, ठीक है, लॉ ऑफ पीरियड। इस लॉ में इसने, इस लॉ में डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस, ये जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है, या जो पूरा डिस्टेंस हमने लिया, और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है, मतलब आर और टी जो टाइम लग रहा है बराबर नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, ठीक है, ये इक्वल नहीं है, मतलब आर एंड टी में उसने रिलेशन फाइंड आउट करने का ट्राई किया, ठीक है, कि जब प्लेनेट जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा तो डिस्टेंस में और टाइम में क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो उसने एक रिलेशन निकाल के दिया, उसने बोला कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये केप्लर ने बोला। अच्छा, उसने उसको लिखा कैसे, आप इसको लिखोगे कैसे, सबसे पहले देखो यहाँ पे स्क्वायर है, तो आप लिखोगे स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, स्क्वायर ऑफ टी मतलब होता है टाइम पीरियड, टी मतलब टाइम पीरियड, ठीक है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। इस साइन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लिखा कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। लॉ को देखना है, बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके, बोलता है क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन, क्या लिखा है, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन, ठीक है, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन, क्यूब मतलब ये जो पावर 3 ना, इसको क्यूब बोला है, ठीक है, और ये है मीन डिस्टेंस, ठीक है, मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन, ये है केप्लर का थर्ड लॉ। उसने इसको ऐसा रिलेशन में निकाला कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ठीक है। अच्छा, इसको ना थोड़ा ऐसे लिखा भी है, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं, देखो ये क्या लिखा है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अच्छा, अब इस साइन को रिमूव करना है ना, तो साइन को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल लिखेंगे और क्या लिखेंगे, कांस्टेंट। जब जब हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या करेंगे, इक्वल लिख के क्या लिखेंगे, कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर की पावर 3। अच्छा, अभी आर जो है यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई में ना यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो टी स्क्वायर बाई आर क्यूब इज इक्वल टू के, ये है केप्लर का थर्ड, ठीक है, टी स्क्वायर बाई आर क्यूब इज इक्वल टू के, द स्क्वायर ऑफ अ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है। क्लियर हो गया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ इक्वल एरिया, लॉ ऑफ पीरियड, इसमें दोनों में रिलेशन बताया है टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। देखो, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बताया कि ये जो है ये एक यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल मतलब ये पूरे यूनिवर्स में है, ठीक है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अर्थ पे ही ये वैलिड है, जैसे ग्रेविटी जो होता है वो सिर्फ अर्थ पे लगता है, ठीक है, और ग्रेविटेशन जो होता है पूरे यूनिवर्स में लगता है, तो ग्रेविटेशन जो है ये यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो न्यूटन ने क्या बोला, पार्टिकल ऑफ मैटर, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट every other particle, every other particle of matter, ठीक है। अभी जो इसने स्टेटमेंट दिया उसको मैं समझाने का ट्राई करता हूं। इसने बोला कि दुनिया में हर पार्टिकल एक दूसरे को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है,
तो यहां पे देखो, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है M1, ठीक है, और ये एक ऑब्जेक्ट है M2, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। कैसे अट्रैक्ट करेंगे, सेंटर टू सेंटर। कैसे अट्रैक्ट करेंगे, सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो इसी को न्यूटन ने कुछ इस तरीके से बोला कि एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विथ अ डिफाइंड फोर्स, विथ अ डिफाइंड फोर्स। डिफाइंड फोर्स, डिफाइंड फोर्स का मतलब होता है कि वो फोर्स से जो हमको पता है, जो हम डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइंड फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये उसका स्टेटमेंट का फर्स्ट पॉइंट हो गया कि एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विद अ डिफाइंड फोर्स। अच्छा, वो क्या बता रहे हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस तो r है। बोलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अच्छा, इसको थोड़ा लिखने का आप ट्राई करो, तो इसको लिखने का ट्राई करो। लिखा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये रहा मेरा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, किसके, टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इनके मासेस के, ठीक है। तो मास क्या है, M1 एंड M2, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। और एक बात बोलता है कि फोर्स इज inversely proportional to square of distance between them, square of distance between them, ठीक है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इसको भी लिखने का ट्राई करो, ठीक है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/r², किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पे डिस्टेंस क्या है, r है, r का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा कि उसके स्टेटमेंट को 3 पार्ट में ब्रेक किया। एक लिखा कि एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहा है। दूसरा, फोर्स और मास में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा, फोर्स और डिस्टेंस में जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, ठीक है, डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। यहां पे हम लोग इसको बोले इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हम इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करें, जैसे देखो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 एंड M2, ठीक है, और क्या है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा M1 एंड M2, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, r का स्क्वायर बराबर। अच्छा, अगर इसको मैं रिमूव कर दूं, यहां से इसको मैं अगर रिमूव कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो F तो है ही है, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम लोग ने लिखा G, क्या लिखा, G, और यहाँ पे लिखा M1 M2/r²। क्लियर हो गया, यही है फोर्स, यूनिवर्सल फोर्स, ठीक है, यही फोर्स है, ये जो है ना G, यही है ग्रेविटेशन। इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन, ठीक है। कैपिटल G से हम लोग इसी की बात कर रहे थे कि कैपिटल G से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया, देखो यही क्या है, यही ग्रेविटेशन है। क्लियर है, F इज इक्वल टू G M1 M2/r²। क्लियर। अच्छा, अब इस G वैल्यू होता है, G का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.673 इंटू 10 की पावर 9 का वैल्यू, ठीक है। ये किसका वैल्यू हो गया, कैपिटल G का, ठीक है, जो कि होता है 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर बराबर। अच्छा, अब ना अगर इसको कभी कभी बच्चों को ना इसके यूनिट में जो कंफ्यूजन होता है कि ऐसा यूनिट आया कैसे या निकालेंगे कैसे, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कि जैसे फॉर्मूला है F इज इक्वल टू G M1 M2/r², ये तो आपका फॉर्मूला है, ठीक है। आपको किसका यूनिट निकालना है, आपको निकालना है G का ऐसा यूनिट निकालना है बराबर। तो R यहाँ पे डिवाइड में है, इक्वल के यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, M1 M2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। और G एक साइड हो गया।
हमको जिसका यूनिट निकालना होता है ना उसको एक साइड करके बाकी सबको एक साइड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा फोर्स का यूनिट बताओ क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। अच्छा मीटर, डिस्टेंस, यहाँ पे आर क्या था, डिस्टेंस था ना, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, और यहाँ पे है मीटर का स्क्वायर, और मास का क्या होता है केजी, 2 बार है ना, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। तो ये हो गया यूनिट किसका, कैपिटल जी का, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे लिखा है। आपके बुक में ना इसको ऐसे भी लिखा हुआ है कि G इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। तो डिवाइड में है ना, जब इसको आप ऊपर लोगे तो मल्टीप्लाई में होगा, ये 2 है प्लस 2 है, ऊपर जाके माइनस 2 हो जाएगा, ऐसे आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका जैसे मन करे आप वैसे लिख सकते। क्लियर हो गया। तो ये था न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां से हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे और चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।